हेलो बच्चों, कैसे हाल चाल है बेटा। पढ़ाई सब बढ़िया मस्त अंदाज में चल रही है। तो बच्चों, हम लोग कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन के अगले वीडियो में आ गए हैं। और बेटा, इससे पहले मैंने कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन के कई सारे वीडियो अपलोड कर दिए हैं। कहाँ मिलेंगे? प्लेलिस्ट में जाएंगे तो प्लेलिस्ट में आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन इन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की। उसमें कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन के बच्चों सारे वीडियो अपलोडेड हैं। देखो बेटा, पिछले वीडियो में हम लोगों ने और भी बहुत सारी प्लेलिस्ट बेटा आपको मिलेंगी मेरे चैनल पे। जैसे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस एक और प्लेलिस्ट है, उसमें मैंने एनालिटिक फंक्शन, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन भी पढ़ाया हुआ है। ग्रुप थ्योरी की प्लेलिस्ट बेटा मिलेगी, वेक्टर स्पेस की मिलेगी, टोपोलॉजी की मिलेगी, टेंसर की मिलेगी, डिफरेंशियल ज्योमेट्री की मिलेगी। बहुत सारी प्लेलिस्ट बेटा मेरे चैनल पर आपको मिलेगी। उनको देखिए और मस्त अंदाज में उनका फ़ायदा उठाइए। हंसते हंसते पढ़िए, खेलते खेलते पढ़िए, टेंशन मत लीजिए, समझ समझ के पढ़िए। ठीक है बच्चों, देखो बेटा, मैंने आपको पिछले वीडियो में बेटा ये एक फार्मूला बताया था कि ना, कि अगर हमें ऐसे फंक्शन को इंटीग्रेट करना है जो z इक्वल टू ए पर एनालिटिक नहीं है ना। z इक्वल टू ए पर जो एनालिटिक नहीं है और हमें क्लोज्ड कर्व में उसको इंटीग्रेट करना है, तो उसके लिए ये फार्मूला हम लोग अप्लाई करते हैं। और ऐसा फंक्शन जो पूरे क्लोज कर्व में एनालिटिक है, तो उसकी वैल्यू हमेशा जीरो हो जाती है। वो कोई भी फंक्शन हो, अगर पूरे में वो एनालिटिक है तो उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। लेकिन ऐसा फंक्शन जो किसी पॉइंट पर एनालिटिक नहीं है, उसमें ये फार्मूला हम लोग अप्लाई करते हैं। ठीक है, और ये तभी लगते हैं जब क्लोज्ड कर्व दिया हो। तो पुराना वीडियो बेटा जरूर पढ़ लीजिए। कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की प्लेलिस्ट है, उस पर जा करके पुराना वीडियोस जरूर पढ़ लीजिए बेटा, बहुत ज़रूरी। पुराने सारे वीडियोस कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन के पढ़िए। अब तक मैं काफ़ी सारे वीडियोस बेटा इसके अपलोड कर चुका हूँ। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट बेटा टॉपिक होता है। ठीक है बच्चों, चलो देखो इसको मिटा देते हैं। आज हम लोग फिर कुछ और नए अच्छे क्वेश्चन करते हैं कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन की। ठीक है, ये दोनों फार्मूले यहाँ लिखे रहने देते हैं, उसकी जरूरत बेटा यहाँ पड़ेगी हमको। और हम लोग आज नए कॉन्सेप्ट, नए क्वेश्चन कुछ और आज करते हैं कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन के। देखो बच्चों, बेटा मैं बताया था आपको कि सर्कल के इक्वेशन की जरूरत यहाँ बहुत पड़ती है। तो सर्कल का इक्वेशन क्या होता है ये मैंने समझाया था आपको, क्योंकि सर्कल यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिया रहता है। वैसे तो क्लोज कर्व कोई भी हो सकता है, सर्कल भी हो सकता है, एलिप्स भी हो सकता है, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रायंगल, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ज़्यादातर हमको ये लोग सर्कल देते हैं। देखो, मान लीजिए बच्चों ने क्वेश्चन यहाँ पर करना है। क्वेश्चन देखो ये है, हमसे कहा गया इंटीग्रेट करिए साइन पाई जेड स्क्वायर प्लस कॉस पाई जेड स्क्वायर डिवाइड बाई z माइनस वन एंड z माइनस टू डी जेड, है ना। और जो हमें c दिया गया है, c क्या है? c है मॉड z इक्वल टू 3। ये देखो बच्चों, हमारा यहाँ पर c है। c क्या है बोलो? मॉड z इक्वल टू 3। देखो बच्चों ध्यान दो, हमेशा हमें इस बात को देखना पड़ता है कि जो आपका फंक्शन है, जो फंक्शन आपको इंटीग्रेट करना है, उसमें डिनोमिनेटर क्या है। जैसे यहाँ पर डिनोमिनेटर z इक्वल टू 1, z इक्वल टू 2 है, तो z इक्वल टू 1 एंड z इक्वल टू 2, ये दो पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पर ये फंक्शन नॉन एनालिटिक है, क्योंकि ये दोनों पॉइंट इसकी डोमेन में ही नहीं है। तो ऐसे पॉइंट पर फंक्शन कभी भी एनालिटिक नहीं होता है। देखो, जो ऊपर का फंक्शन है वो साइन और कॉस फंक्शन है, और साइन और कॉस फंक्शन हमेशा ही एनालिटिक मतलब डिफरेंशिएबल होते हैं। जैसे साइन है, कॉस है, ई की पावर फंक्शन है, ये हमेशा ही एनालिटिक मतलब डिफरेंशिएबल होते हैं। अच्छा, अब देखो बच्चों, ये देखना होता है जिन पॉइंट पर ये नॉन एनालिटिक है, वो पॉइंट इस दिए गए क्लोज कर्व के अंदर आते हैं या बाहर आते हैं। देखो, मॉड z इक्वल टू 3, इसे कंपेयर करो मॉड ऑफ z माइनस जेड नॉट इक्वल टू आर से करोगे, तो यहाँ पर देखो z नॉट कितना है? 0 है। 0 का मतलब 0 प्लस 0 आयोटा, माने कि 0 कॉमा 0 इसका सेंटर हो गया। और रेडियस कितना हो गया? देखो यहाँ पर 3 हो गया। ठीक है, तो रेडियस यहाँ पर बच्चों 3 हो गया और ये सेंटर 0 0 हो गया। तो ये सर्कल देखो यहाँ कुछ ऐसे बनेगा, ऐसे करके। और ये तो देखो जो पॉइंट दिए हैं z इक्वल टू 1, z इक्वल टू 2, ये दोनों ही पॉइंट देखो इसके अंदर आ रहे हैं। z इक्वल टू 1, z इक्वल टू 1 का मतलब क्या हुआ, है ना। z इक्वल टू 1 का मतलब बच्चों क्या हुआ? 1 प्लस 0 आयोटा, यानी कि 1 कॉमा 0। और z इक्वल टू 2 का मतलब क्या हुआ? ये हुआ 2 प्लस 0 आयोटा, यानी कि 2 कॉमा 0। देखो, ये 1 0 2 0 दोनों ही इसके अंदर आ रहे हैं। देखो, ये z इक्वल टू 1 हो गया
और ये z इक्वल टू 2 हो गया, क्योंकि इसका रेडियस 3 है और सेंटर 0 है, तो ये डिस्टेंस 3 हो गई। तो देखो 1 2 दोनों इसके अंदर आ रहे हैं। अब देखो यहाँ पर क्या करते हैं, दो दो पॉइंट ऐसे आ रहे हैं, है ना। देखो जैसे ये दो पॉइंट जो आ रहे हैं 1 और 2, देखो दोनों को एक सर्कल करके निकाल दो। देखो ये वही मल्टीपली कनेक्टेड रीजन हो गया है। अब देखो यहाँ पर दोनों को हमने सर्कल करके निकाल दिया। अब हम क्या करेंगे, देखो कि इसी फार्मूले का करना है बेटा यूज। देखो इसको ऐसे लिखेंगे, ये दो हमारे सर्कल बन गए। मान लो ये हो गया हमारा C1 और ये हो गया हमारा C2 और ये हमारा C है। देखो ध्यान दो, अब क्या होगा बच्चों, देखो यहाँ पर समझो बात को, इसको हम ऐसे लिखें। देखो एक बार ये z इक्वल टू 1 पर नॉन एनालिटिक है, तो z माइनस 1 को नीचे लाएं, बाकी सबको ऊपर रखें, है ना। देखो इसको ऐसे लिखें, यहाँ पर z माइनस 1 को बच्चों यहाँ पर हम लोग नीचे लाएंगे। देखो इसको ऐसे लिखें, इंटीग्रल साइन पाई z स्क्वायर और प्लस कॉस पाई z स्क्वायर और z माइनस 2 और होल डिवाइड बाई z माइनस 1 और dz। समझे। देखो ये हमने इसको इस तरीके से लिखा, z माइनस a जहां पर वो नॉन एनालिटिक है, जैसे देखो इस वाले में ये नॉन एनालिटिक 1 पॉइंट पर है, तो z माइनस 1 को नीचे ले आए और बाकी ये वाला पूरा हमारा एफ जेड हो जाएगा जो ऊपर है, जो कि एनालिटिक है। क्योंकि देखो ये फंक्शन अगर हम C1 पर इसको इंटीग्रेट करना चाहेंगे, तो ये C1 में C1 एक छोटा सा जो हमारा क्लोज्ड कर्व है, उसके अंदर 1 पॉइंट है, तो 1 पॉइंट पर ये नॉन इंटीग्रेबल है, तो z माइनस 1 को नीचे लिया, बाकी पूरा एफ जेड ऊपर आ गया। ठीक है। अच्छा प्लस, अब देखो इसके बाद प्लस करके इसी को हम यहां पर ऐसे लिखेंगे, मतलब इसी के दो पार्ट कर लिए, एक C1 के लॉन्ग एक C2 के लॉन्ग। मैंने बताया था कि मल्टीपली कनेक्टेड रीजन में हम एक C के कई सारे पार्ट कर सकते हैं अलग अलग। ये मैंने आपको थ्योरम बताई थी पिछले वीडियो में, ऐसा कर सकते हैं। अच्छा अब C2 में देखो क्या होगा, इसको देखो यहाँ से मिटा दे रहे हैं क्योंकि यहाँ थोड़ा स्पेस चाहिए हमको। ठीक है। C2 में क्या होगा, इंटीग्रल अलोंग C2। अब देखो ये z माइनस 2 पर है, तो z माइनस 2 को रखेंगे, बाकी सबको ऊपर रखेंगे। साइन पाई z स्क्वायर प्लस कॉस पाई z स्क्वायर अपॉन z माइनस 1 होल डिवाइड बाई z माइनस 2 और dz। देखो यहाँ पर ऐसे हम करेंगे। ठीक है। देखो ये देखो ये हमारा एफ जेड हो गया और ये z माइनस 2, मतलब देखो ये z माइनस ए हो गया और ये पूरा हमारा देखो यहाँ पर एफ जेड हो गया। यहाँ पर देखो ये पूरा हमारा एफ जेड हो गया, क्योंकि C2 में 2 पॉइंट उसके अंदर आ रहा है, तो C2 के लिए ये z माइनस 2 ये z माइनस ए का काम करेगा और C1 के लिए z माइनस 1 z माइनस ए का काम करेगा। देखो अब क्या हुआ, यहाँ पर ये हमारा एफ जेड है और यहाँ पर ये हमारा एफ जेड। देखो ध्यान दो, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी 2 पाई आई एफ ए। तो 2 पाई आई एफ ए क्या है यहाँ पर 1 है, 1, तो f1 कर दो। ठीक है। 2 पाई आई f1, क्योंकि ए यहाँ पर देखो ये है 1। ठीक। अच्छा एफ जेड ये है, तो यहाँ से f1 निकालो। f1 क्या होगा, 2 पाई आई f1, ये पूरा एफ जेड है, तो z की जगह 1 रख दोगे तो f1 आ जाएगा। देखो f1 क्या आएगा, ये f1 आएगा साइन ऑफ पाई, क्योंकि z की जगह 1 रखोगे, z की जगह 1 रखो, प्लस क्या हो जाएगा कॉस ऑफ पाई, और नीचे भी z की जगह 1 रखोगे तो 1 माइनस 2 यानी कि माइनस 1। ये हमारा हो जाएगा बच्चों f1। ठीक है। ये हमारा fz है, तो fz में z की जगह 1 रखोगे तो f1 आएगा, तो यहाँ 1 रखा साइन पाई, यहाँ 1 रखा कॉस पाई, यहाँ हो गया माइनस 1। अच्छा यहाँ देखो इसकी वैल्यू भी बेटा यही होगी, ये क्या होगा फिर वही होगा क्या, 2 पाई आई एफ ऑफ ए, है ना। इसी फार्मूले से देखो इसकी वैल्यू क्या होगी, 2 पाई आई एफ ऑफ ए। अब देखो ए यहाँ पर 2 है, तो एफ जेड ये है, तो देखो इसकी वैल्यू क्या होगी 2 पाई आई। अब एफ ए कितना है 2 है, तो यहाँ पर f2 चाहिए एक्चुअली हमको, जैसे यहाँ पर a1 था। एफ जेड ये है, तो यहाँ पर 2 रखोगे z की जगह, तो क्या होगा देखो ये होगा साइन, z की जगह 2 रखो तो 4 पाई, प्लस z की जगह 2 रखोगे तो कॉस 4 पाई। नीचे भी देखो z की जगह है ना क्या रखना है, यहाँ पर z की जगह पर 2 रखना है, इसमें ना z की जगह 2 रखना है, तो क्या होगा 2 माइनस 1, है ना। ये हमारा यहाँ पर एफ जेड होगा, है ना, समझो ये हमारा एफ जेड होगा। एफ जेड क्या होगा, देखो ये होगा
साइन पाई जेड स्क्वायर प्लस कॉस पाई जेड स्क्वायर अपॉन जेड माइनस वन। और हमें क्या चाहिए, हमें F2 चाहिए। तो इसमें z इक्वल टू 2 रखोगे तो F2 आएगा। तो z इक्वल टू 2 रखोगे तो यहाँ साइन 4 पाई प्लस कॉस 4 पाई, नीचे 2 माइनस वन, यानी कि देखो ये आ गया। ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू आ गई, ये इसकी वैल्यू आ गई। जो भी ये टर्म ऊपर होता है वो FZ होता है, ये बात ध्यान रखना। और चूंकि C2 में ये 2 पॉइंट इसके अंदर है जहां पर फंक्शन नॉन एनालिटिक है, और C1 में 1 पॉइंट इसके अंदर है जहां पर फंक्शन हमारा नॉन एनालिटिक है। अब देखो इसको सिंप्लीफाई कर ले। देखो साइन पाई हो जाएगा 0, कॉस पाई कितना होगा -1, तो -1 क्या हो जाएगा +1, तो 2 पाई आई बचेगा, ये प्लस है। यहाँ पर देखो साइन 4 पाई हो जाएगा 0, क्योंकि साइन पाई साइन 2 पाई सब 0 होता है। कॉस 2 पाई कॉस 4 पाई सब 1 होता है, तो ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 1, और नीचे भी क्या बचा 1, तो 1/1 देखो ये भी 2 पाई आ गया, तो 2 पाई आई प्लस 2 पाई आई। तो हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर क्या आ गया बच्चों, 4 पाई आई। हमारे क्वेश्चन का देखो यहाँ पर इस पूरे का फाइनल आंसर आ गया। तो हमेशा ये देखना होता है कि डिनोमिनेटर क्या है, किस पॉइंट पर वो 0 हो रहा है डिनोमिनेटर, और वही पॉइंट नीचे ले आते हैं, और बाकी फिर अपना ये फार्मूला काम करता है। ठीक है, यहाँ पर ये फार्मूले क्यों लग रहे हैं, क्योंकि हर जगह हम क्लोज्ड कर्व पर इंटीग्रेट कर रहे हैं, ये बात ध्यान रखना। अगर क्लोज्ड कर्व पर नहीं करेंगे इंटीग्रेट, तो फिर वही मेथड लगाने पड़ेंगे जो हम लोगों ने शुरू में इस कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन के जो स्टार्टिंग के वीडियोस थे वहाँ पर वो मेथड सीखे थे। ये हमारे कॉचीज के फार्मूले होते हैं, कॉची इंटीग्रल फार्मूले, जो कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताए थे। उनका प्रूफ मैंने नहीं दिया था, प्रूफ मैं आगे की वीडियो में कराऊंगा, परेशान नहीं होना है। ठीक है, लिखो जरा ध्यान से बच्चों इसको पहले। आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे, मेरे गीत रे, हो मेरे मितवा, मेरे मीत रे। हम भी मिले थे कभी यमुना किनारे। देखो बच्चों, हम लोग एक और अच्छा क्वेश्चन करते हैं। हम लोग सब अलग अलग टाइप के देखो क्वेश्चन करेंगे आज, परेशान नहीं होना है, एंजॉय करना है बेटा क्वेश्चंस पे। ये सब क्वेश्चन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। देखो बच्चों, एक क्वेश्चन हमें करना है, इंटीग्रल 4 - 3z अपॉन z इंटू z - 1 z - 2 dz। और यहाँ पर जो c है, c दिया गया है हमको मॉड z इक्वल टू 3/2। ये बच्चों हमें यहाँ पर c दिया गया है। देखो ध्यान दो, ये कहाँ कहाँ पर डिनोमिनेटर 0 हो रहा है। देखो z बराबर 0 पर, 1 पर और 2 पर, 3 पॉइंट्स पर डिनोमिनेटर 0 हो रहा है। z बराबर 0 पर, 1 पर, 2 नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, 3 पॉइंट है ना, 0 1 2। देखो z बराबर 0, z बराबर 1, z बराबर 2, 3 पॉइंट पर डिनोमिनेटर 0 हो रहा है। देखो ये सर्कल है, इसका सेंटर 0 है, रेडियस 3/2, समझ गए होंगे आप। तो सेंटर 0 है और रेडियस 3/2। देखो ये ऐसा सर्कल कुछ है, सेंटर 0 है, रेडियस 3/2। ये सेंटर 0 है इसका, और रेडियस कितना है, 3/2 है। देखो समझो, अब यहां पर क्या हो रहा है बच्चों, 3 पॉइंट है, 0 1 2। देखो 0 पॉइंट तो यही वाला हो गया, 1 पॉइंट यहां पर कहीं होगा, और 2 देखो इसके बाहर कहीं होगा। तो देखो जो 2 पॉइंट है बच्चों, वो इस सर्कल के बाहर जा रहा है। तो 2 पॉइंट से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 पॉइंट इस सर्कल के बाहर जा रहा है ना। तो 2 से कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम किस किस से है, 0 से 1 से। इस सर्कल को C1 मान लो, इस सर्कल को C2 मान लो, जो 1 के अराउंड है और जो 0 के अराउंड है। देखो ध्यान दो, अब हम क्या करेंगे, 2 से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो 2 को आप FZ में शामिल कर लीजिए, है ना। 2 को आप FZ में शामिल। देखो इसमें क्या है, इसमें 0 प्रॉब्लम क्रिएटिंग है, तो 0 को नीचे रखना पड़ेगा। देखो ऐसे, इंटीग्रल 4 - 3z अपॉन z - 1 z - 2 सब ऊपर, होल डिवाइड बाई z और dz। ये क्या हो गया, अलोंग C1। इसमें देखो हमने z इक्वल
जीरो को नीचे रखा, इस वाले पॉइंट को नीचे रखा क्योंकि ये वाला पॉइंट C1 पर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है और C2 पर कौन प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है 1, तो प्लस करके देखो ये C1 हो गया, प्लस करके इंटीग्रल देखो यहां पर 1 प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तो बाकी सब ऊपर रखो 4 - 3z अपॉन z और z-2 होल डिवाइड बाई z-1 और dz। ये देखो यहां पर आ गया, ठीक है, क्योंकि यहां पर देखो प्रॉब्लम क्रिएट 1 कर रहा है, देखो z-1 नीचे आ गया, यहां पर प्रॉब्लम क्रिएट 0 कर रहा है, देखो 0 वाला नीचे आ गया। इसको हमने दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, ये हो गया C1 के अलाउंग और ये क्या हो गया C2 के अलाउंग, है ना। इसको हमने बच्चों यहाँ पर देखो दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, अलाउंग C1 और प्लस अलाउंग C2। 2 तो देखो बाहर था, 2 से हमें कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अगर 2 भी इसके अंदर आता तो इसको 3 पार्ट में ब्रेक कर देते, एक बार z-2 को नीचे ले आते, है ना। जैसे कि मान लो ये सर्कल अगर मॉड z = 4 होता, तो मॉड z = 4 होता तो 2 भी उसके अंदर आ जाता। तो क्या करते, इसको 3 पार्ट में ब्रेक कर देते, एक बार 0 को नीचे ले आते, एक बार z-1 को नीचे ले आते, एक बार z-2 को नीचे ले आते, क्योंकि जो पॉइंट उसके अंदर है उनको नीचे लाना होता है हमेशा, क्योंकि उन्हीं पॉइंट पर फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है और वो इस कर्व के अंदर आ रहा है। जैसे 2 पर भी नॉन डिफरेंशिएबल है, लेकिन 2 बाहर चला गया तो 2 से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब देखो बच्चों यहां पर फिर वही है कि इसमें हमें ये लगाना पड़ेगा फार्मूला 2πi/fa। देखो इस वाले में लगाने पड़ेगा फार्मूला, क्या बोलो 2πi/fa। अब देखो a यहां पर क्या है 0, तो a की जगह यहां पर 0 पुट कर देंगे तो f0। अब ये पूरा यहां पर देखो fz है, ये पूरा क्या है fz, ये पूरा बच्चों यहां पर है बेटा fz क्या है 4 - 3z अपॉन z-1 z-2। तो fz में f0 निकालो, z की जगह 0 पुट करो तो 4 अपॉन ये 0, ये हो गया -1, ये हो गया -2, तो वैल्यू 2 आ जाएगी। देखो तो ये हो जाएगा 2πi/2 प्लस, देखो इसकी वैल्यू भी क्या होगी, ये भी क्या हो जाएगा 2πi/fa हो जाएगा, है ना। 2πi देखो fa हो जाएगा, और देखो यहां पर a क्या है, ये 1 है, 1 है a, तो ये हो जाएगा 2πi/f1। और यहां से देखो ये fz है, इसके लिए देखो यहां पर ये fz है, क्या बोलो 4 - 3z अपॉन z-2। अब देखो यहां पर हमें क्या निकालना है f1 निकालना है, तो z = 1 रखोगे तो f1, तो 4 - 3 अपॉन 1 × -1, तो 1/-1 देखो ये -1 हो गया, तो ये हो गया 2πi/-1। तो देखो ये वैल्यू और ये वैल्यू आपस में ऐड करनी है, ये और ये आपस में ऐड, देखो ये क्या हो गया, ये हो गया 4πi और ये क्या हो गया, ये हो गया -2πi। तो फाइनल आंसर क्या आ गया बच्चों अपना 2πi हमारे क्वेश्चन का बेटा यहाँ पर फाइनल आंसर आ गया। तो काफी इजी चीज है, बस हमें थोड़ा सा यहाँ पर फार्मूलों को यूज करना है और कुछ नहीं, ठीक है ना, काफी इजी है। लिखो बच्चों ध्यान से जरा इसको, है ना। और अगर कोई भी पॉइंट इसके अंदर ना आए तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट 0 हो जाएगी, है ना। जैसे कि जितने भी डिनोमिनेटर वाले, जहां पर डिनोमिनेटर 0 हो रहा है वो हर एक पॉइंट इसके बाहर चला जाए तो इसका मतलब ये फंक्शन पूरे में डिफरेंशिएबल हो जाएगा, फिर उसकी वैल्यू डायरेक्ट 0 कर देंगे इस वाली थ्योरम से, है ना। मैंने बताया था पिछले वीडियो में इसके क्वेश्चन भी। तो ये बच्चों हम लोगों ने क्वेश्चन किया। अच्छा अगला क्वेश्चन देखो करते हैं, अच्छे क्वेश्चन कर रहे हैं बेटा हम लोग आज सारे, ये बहुत 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 जरूरी क्वेश्चन है बेटा। देखो अपनी तो जैसे तैसे थोड़ी ऐसे या वैसे कट जाएगी, आपका क्या होगा जनाबे आली, आपका क्या होगा। अपने आगे ना पीछे ना कोई ऊपर नीचे, रोने वाला ना कोई रोने वाली जनाबे आली, आपका क्या होगा। टिंग डिंग 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 डिंग। देखो बच्चों ये
ये अपना क्वेश्चन है, z इंटू जेड प्लस पाई आई और डी जेड अलोंग सी करना है। और यहाँ पर बच्चों जो c दिया है वो ये है, मॉड ऑफ z प्लस 3i इक्वल टू 1। देखो ये बच्चों यहाँ पर हमें c दिया गया है। देखो सबसे पहले देखो ये डिनोमिनेटर कहाँ कहाँ जीरो हो रहा है, तो एक है z इक्वल टू 0 पॉइंट और एक है z इक्वल टू माइनस पाई आई। 2 पॉइंट पर डिनोमिनेटर देखो जीरो हो रहा है। ये दोनों पॉइंट्स हमारे, इन दोनों पॉइंट्स पर फंक्शन नॉन एनालिटिक है। अच्छा अब देखो ये सर्कल दिया है, तो मॉड ऑफ z माइनस जेड नॉट बराबर r दिया है, ठीक। तो z नॉट कितना हो गया, z नॉट हो गया माइनस 3i, माइनस 3 का i का मतलब 0 माइनस 3i, 0 माइनस 3i का मतलब 0 कॉमा माइनस 3, और रेडियस कितना है 1 है। तो देखो समझो 0 माइनस 3 पॉइंट कहाँ होगा, 0 माइनस 3 पॉइंट यहाँ कहीं होगा, बस समझे। और इसका रेडियस है 1, तो देखो ये सर्कल यहाँ पर ऐसे बनेगा, है ना। ये पॉइंट क्या हो गया, ये हो गया 0 कॉमा माइनस 3 पॉइंट, और ये इसका रेडियस कितना हो गया 1 हो गया। अब देखो एक पॉइंट z बराबर 0 है जो यहाँ होगा, वो तो सर्कल के बाहर है, कोई टेंशन है। एक पॉइंट माइनस पाई आई है, माइनस पाई का मतलब क्या हुआ, पाई की वैल्यू क्या होती है माइनस 3.14 समथिंग, है ना। पाई क्या होता है माइनस 3.14, तो माइनस 3.14 आई, इसका मतलब हो गया बच्चों 0 कॉमा माइनस 3.14। समझो बात को, क्योंकि ये आयोटा है ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं z बराबर 0 माइनस आयोटा, 0 माइनस 3.14 आयोटा, ठीक है। तो ये पॉइंट देखो यहाँ कहीं आएगा, है ना, क्योंकि देखो ये माइनस 3 है, ये रेडियस 1 है, तो ये वाला पॉइंट माइनस 4 होगा, और ये क्या है माइनस 3.14, तो ये वाला पॉइंट देखो यहाँ कहीं आएगा। तो ये वाला जो पॉइंट था माइनस पाई आई वाला पॉइंट, ये इस सर्कल के अंदर है। ये वाला पॉइंट देखो हो जाएगा क्या बोलो, माइनस पाई आई वाला पॉइंट, ये पॉइंट देखो इस सर्कल के अंदर है। तो बस हमें इसी पॉइंट की, है ना, देखना है। तो क्या होगा, देखो ये नीचे ले लो, क्योंकि देखो यहाँ पर एक ही पॉइंट है, एक ही पॉइंट है जिस पर नॉन एनालिटिक है, तो बाकी सब कुछ ऊपर ले लो। तो ये हो गया 1/z डिवाइड बाई z प्लस पाई आई और डी जेड, बस समझे। अब देखो बस एक ही पॉइंट है, क्योंकि 2 पॉइंट अंदर आते तो 2 में उसे ब्रेक करना होता, एक ही पॉइंट है, तो इसी के लॉन्ग हमें करना, इसी को सर्कल बना के निकाल दीजिए, इस वाले पॉइंट को सर्कल बना के निकाल दीजिए, है ना। तो इसका इंटीग्रेशन और इसका इंटीग्रेशन बराबर हो जाएगा, वही चीज है यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा fz, और ये क्या हो गया देखो, इसकी वैल्यू क्या होगी, क्योंकि देखो ये वाला पॉइंट जो है ना यहाँ पर, अब ये हो गया a कितना हो गया, a हो गया माइनस का पाई आई, ठीक है। तो क्या इसकी वैल्यू होगी, और fz कितना हो गया, fz हो गया 1/z हो गया। तो क्या वैल्यू देखो बच्चों इसकी होगी, इसकी वैल्यू होगी 2 पाई आई एफ ए, तो 2 पाई आई एफ ए, तो क्या हो गया 2 पाई आई एफ ए, तो f ऑफ a यहां से निकालोगे तो इसका मतलब f ऑफ माइनस पाई आई, तो क्या होगा 1 अपॉन माइनस पाई आई। तो देखो ये वैल्यू हो गई 1 अपॉन माइनस पाई आई। देखो पाई आई कैंसिल, तो आंसर कितना आ गया -2। देखो बच्चों इस क्वेश्चन का हमारा फाइनल आंसर यहाँ पर आ गया, ठीक है। ये हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो गया। तो काफी बच्चों इजी क्वेश्चन है, हमें ध्यान से करने हैं बस, और कोई टेंशन यहाँ पर नहीं है, ठीक है। ठीक है, ध्यान रखना, और ऐसे हमेशा क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखो जैसे कि मान लो इसी में अगर मैं एक काम ये करता कि फॉर एग्जांपल अगर मान लो मैं इसी क्वेश्चन में देखो जो अपना सर्कल है अभी देखो अच्छा एग्जांपल आएगा, वैसा भी कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। जैसे कि मान लो अगर मैं इसी में एक पॉइंट लेता z, और एक पॉइंट लेता मैं यहां पर मान लीजिए z-2, ऐसे लेता मान लो मैं, और सर्कल यही लेता। अब देखो क्या होता, अब अगर मैं z और z-2 पॉइंट लेता तो देखो यहां पर ये 2 पॉइंट आते, वो दोनों पॉइंट क्या होते, एक होता 0 और एक होता 2, ये दोनों पॉइंट होते, एक होता z बराबर 0, एक होता z बराबर 2 पॉइंट। सर्कल देखो यही रहता, मान लो सर्कल यही रहता, c यही रहता,
अब देखो यहां पर ध्यान दो, जो दोनों ही पॉइंट होते 0 और 2, जो दोनों ही पॉइंट होते कौन कौन से पॉइंट 0 और 2, देखो ध्यान दो, जैसे एक सर्कल हमारा ये होता, जो हमने यहां बनाया है हमारा सर्कल होता, 0, -3 सेंटर होता है, इसका रेडियस 1 होता, ठीक है। अब देखो एक पॉइंट z बराबर 0 है और एक पॉइंट z बराबर 2 है। z बराबर 2 का मतलब मैंने बताया, z बराबर 2 का मतलब हुआ 2 + 0 आयोटा, है ना, तो 2, 0 इसको हम लिख सकते हैं। तो देखो ये दोनों ही पॉइंट जो थे वो सर्कल के बाहर थे, क्योंकि सर्कल तो यहां पर है। इसका मतलब ये पूरा का पूरा जो फंक्शन है वो इस सर्कल पर एनालिटिक है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं आ रहा है जहां पर इसका डिनोमिनेटर 0 हो रहा हो, क्योंकि दो पॉइंट पर डिनोमिनेटर 0 है और वो दोनों ही पॉइंट जो हैं वो इस सर्कल के बाहर चले गए। तो इसका मतलब ये पूरा ही फंक्शन इस सर्कल के अंदर और ऊपर एनालिटिक है। जब फंक्शन पूरी तरीके से उसके ऊपर और अंदर एनालिटिक होता है तो उसकी वैल्यू को हम लोग डायरेक्ट 0 करेंगे इस वाले कॉन्सेप्ट से, क्योंकि ये हमारा पूरा का पूरा fz हो गया और ये पूरा का पूरा fz इस सर्कल के अंदर और इसके ऊपर एनालिटिक है, क्योंकि दो पॉइंट जहां पर ये नॉन डिफरेंशिएबल है वो दोनों ही पॉइंट देखो इस सर्कल के बाहर है, सर्कल जो कि यही लिया हमने वापस। तो ये बात ध्यान रखना, अगर दोनों ही पॉइंट बाहर है, 2 हो 3 हो 4 हो 10 हो कितने ही पॉइंट हो सब बाहर, जैसे कि मान लो अगर मैं यहां पर इंटीग्रेशन ये लेता z-3 कर देता मान लीजिए, अब देखो 3 पॉइंट्स हैं 0 2 3 और 3 भी यहीं कहीं होता, तो ये तीनों ही देखो इसके बाहर है और तीनों ही बाहर है तब भी इसकी वैल्यू 0 ही होती। जो सर्कल दिया गया है उसके बाहर अगर ये पॉइंट हैं जहां पर डिनोमिनेटर 0 हो रहा है तो वैल्यू हमेशा 0 होगी, क्योंकि ये पूरा का पूरा फंक्शन इस सर्कल के अंदर ऊपर कैसा माना जाएगा, एनालिटिक माना जाएगा, इसलिए वैल्यू यहां पर क्या होगी बेटा, 0 होगी। ध्यान दो, बोलो भाई बात समझे ना, बहुत इजी है। और अगर कोई पॉइंट अंदर है तो उसमें ये फॉर्मूला लगा देंगे जैसे भी लगाया हम लोगों ने, 2 होंगे तो 2 को प्लस कर देंगे, 3 होंगे तो 3 अलग अलग प्लस कर देंगे, हमेशा ध्यान रखो, ठीक है ना। लिखो जल्दी से बच्चों इसको, गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है, चलना ही जिंदगी है, चलती ही जा रही है, गाड़ी बुला रही है। देखो ध्यान दो बच्चों, मान लो हमें अब ऐसा क्वेश्चन करना है, इंटीग्रल z-1 z+1 का होल स्क्वायर और z-2 और dz, ये क्वेश्चन मान लो बच्चों हमें यहाँ पर करना है। देखो, और जो c दिया गया है, c दिया गया है मॉड ऑफ z-i बराबर 2, ये हमें देखो यहाँ पर c दिया गया है, मॉड ऑफ z-i बराबर 2। देखो ध्यान दो, यहां पर देखो ये z+1 का होल स्क्वायर है, तो कौन कौन से पॉइंट मिले, z बराबर -1 मिला और z बराबर 2 मिला, ये दो पॉइंट मिले। ये क्या है, ये z-2 है जहां पर हमारा डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, ठीक है। इसमें देखो z0 कितना हो गया, z0 हो गया आयोटा, आयोटा का मतलब 0 + आयोटा, 0 + आयोटा का मतलब 0,1 और रेडियस 2 है, तो क्या हुआ देखो सेंटर हो गया 0,1, सेंटर 0,1 है, रेडियस 2 है, तो इसका मतलब देखो ये हुआ, ये कुछ सर्कल ऐसे करके हो गया, सेंटर हो गया 0,1 और रेडियस कितनी हो गई, 2 हो गई, बस समझे। अच्छा अब देखो बच्चों ध्यान दो, रेडियस 2 है यहाँ पर, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक की 2, ठीक है, सेंटर 0,1 और रेडियस 2, और ये भी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की 2 हो जाएगी, है ना। अच्छा देखो यहाँ जो दो पॉइंट दिए हैं, एक दिया है z =-1 और z =2, देखो z =-1 का मतलब क्या हुआ, -1 + 0 आयोटा, यानी कि -1,0। देखो ध्यान दो बच्चों, ये जो -1,0 पॉइंट होगा, -1,0 पॉइंट जो होगा वो यहां कहीं होगा, बोलो,
और ये वाला पॉइंट क्या है 2, 2 का मतलब फिर वही 2,0 पॉइंट। अब देखो ध्यान दो, जैसे ये जो डिस्टेंस है ये 1 है ना, ये डिस्टेंस देखो 1 है, ये इसका रेडियस कितना होगा 2, ये रेडियस कितना होगा 2 होगा, और ये डिस्टेंस भी कितनी है, कि ये हमारा सेंटर है 0 0, ये 0,1 पॉइंट है, तो ये डिस्टेंस भी 1 हो गई और ये 0 हो गया, ये रेडियस 2 हो गया, तो ये 2 हो गया और ये 1 हो गया। तो पाइथागोरस थ्योरम से ये डिस्टेंस कितनी हो गई, बोलो, ये डिस्टेंस 2 है और ये 1 है, तो कितना हो जाएगा √4 - 1, पाइथागोरस थ्योरम से तो √3 हो जाएगा ये डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस √3 हो जाएगा। सिमिलरली इधर भी ये डिस्टेंस √3 हो जाएगा, यहां से यहां तक का है ना, ये डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा, क्योंकि देखो ये डिस्टेंस 2 है और ये 1 है, तो ये डिस्टेंस क्या होगा √4 - 1, पाइथागोरस थ्योरम से √2 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर, तो √3 हो गया, ये डिस्टेंस भी √3 हो गया। बात समझे? तो इसका मतलब देखो ये जो -1,0 पॉइंट है ये इसके अंदर आएगा, जबकि ये जो 2,0 पॉइंट है देखो ये कहीं बाहर चला जाएगा इसके, क्योंकि √3 जो है वो 2 से छोटा होगा। और यहाँ पर अब इसका मतलब देखो ये हुआ कि ये वाला पॉइंट तो इसके अंदर आ गया सर्कल के, जबकि ये वाला पॉइंट सर्कल के बाहर चला गया, है ना, क्योंकि इसका सेंटर 0,1 है, रेडियस 2 है, तो ये हमारा ओरिजिन है, ये पॉइंट 0,1 हो गया, ये डिस्टेंस 2 हो गया, तो जब ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, तो ये √3 हो गया, ये पॉइंट -1 0 इसके अंदर आ गया, ये भी √3 हो गया, 2 इसके बाहर निकल गया। अच्छा, अब देखो बच्चों यहाँ पर क्या होगा, इसका होल स्क्वायर है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, ये हो जाएगा z-1 अपॉन z-2 अपॉन z+1 का होल स्क्वायर और dz। देखो ये ऐसे हो गया, है ना, क्योंकि ये जो इसका z-1 वाला पॉइंट है जहां पर इसका डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, ये पॉइंट सर्कल के अंदर आ रहा है, दूसरा वाला पॉइंट बाहर जा रहा है, तो दूसरे से कोई मतलब नहीं, ये इसके अंदर आ रहा है, लेकिन इसका होल स्क्वायर है। अब हमने जो फार्मूला पढ़ा वो z-a के लिए था, होल स्क्वायर के लिए तो था नहीं फार्मूला। बात समझे? हम लोगों ने जो फार्मूला पढ़ा है वो z-a के लिए पढ़ा, यहां तो z-a का होल स्क्वायर हो गया, ये पूरा fz हो गया, जो ऊपर लिखा है ये पूरा हमारा fz हो गया, और ये क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया। तो देखो बच्चों ध्यान दो, इसके लिए फार्मूला एक और है, एक और फार्मूला देखो यहां पर बेटा, अब हमें दिमाग में रखना है, जब नीचे पावर ज्यादा होता, देखो उसके लिए बच्चों यहां पर एक और फार्मूला है, और ये फार्मूला होता है FNA। FNA का मतलब n टाइम डिफरेंशिएशन बराबर n फैक्टोरियल अपॉन 2πi इंटीग्रल fz अपॉन z-a की पावर n+1 और dz। देखो ये भी बेटा, इसको भी हम कॉची इंटीग्रल फार्मूला ही कहते हैं, ये ज्यादा पावर के लिए होता है, जब उस टर्म की पावर 2 हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए, 5 हो जाए, कितनी भी हो जाए, तब यहाँ पर बेटा ये फार्मूला हमें लगाना होता है। ठीक है, तो ये हमारा फार्मूला है FNA। FNA का मतलब n टाइम डिफरेंशिएशन n फैक्टोरियल अपॉन 2πi इंटीग्रल। देखो इसको भी इधर ले जाएं, इसको भी देखो इधर ले जाएं, तो क्या होगा FNA इंटू 2πi अपॉन n फैक्टोरियल इक्वल टू ये बचेगा इंटीग्रल fz अपॉन z-a की पावर n+1 और dz। देखो ऐसे बचेगा। तो अब देखो बेटा, इसको इससे कंपेयर करो, तो देखो a कितना है, a हो गया है -1, इससे कंपेयर करो, a क्या हो गया -1, और n+1 की जगह 2 है, तो n कितना हो गया 1 हो गया। बस समझे? इसको इससे कंपेयर करो, तो fz ये पूरा पूरा fz हो गया, और ये z-a की पावर n+1 हो गया, तो a कितना हो गया -1, और n+1 की जगह 2 है, तो n की वैल्यू 1 हो गई। तो इस पूरे की वैल्यू देखो ये निकल के आएगी, क्या निकल के आएगी, देखो ये वैल्यू निकल के आएगी। क्या ये वैल्यू है, ये वैल्यू है क्या बोलो, ये है fn1 यानी कि f-a और 2πi अपॉन 1 का फैक्टोरियल, ये देखो इसकी वैल्यू निकल के आएगी, क्योंकि यहाँ पर n बराबर 1 है इसीलिए। तो f-1 f1a, 1a का मतलब 1 टाइम डिफरेंशिएशन, जैसे n की वैल्यू 1 है तो यहाँ 1 आया, 1 टाइम डिफरेंशिएशन,
n की वैल्यू 2 होती तो यहाँ 2 आता, 2 टाइम डिफरेंशिएशन होता है। और a कितना है, देखो a कितना है, -1 है, और ये पूरा fz हो गया। तो देखो इसको हम fz ले लें तो ये हमारा fz हो गया। fz क्या हो गया, z - 1 अपॉन z - 2। इसका करो डिफरेंशिएशन पहले, तो f डैश z आएगा। कैसे करोगे डिफरेंशिएशन, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर से। तो क्या होगा, डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन 1 माइनस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। अब देखो हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए f डैश a का मतलब -1, तो यहाँ पर f डैश -1 चाहिए एक्चुअली हमको, क्योंकि a की वैल्यू -1 है। तो हमें चाहिए है f डैश -1, तो z की जगह -1 रखो। देखो ऊपर क्या हुआ, z कैंसिल होगा, -2 + 1 तो ऊपर आ जाएगा -1, और नीचे z की जगह रखोगे -1 तो -1 - 2 -3 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो ये वैल्यू देखो बेटा आ जाएगी -1/9, तो ये हो गया 2πi, 1 फैक्टोरियल 1 हो गया, तो हो गया -2πi/9। तो ये हमारे क्वेश्चन का बच्चों यहाँ पर फाइनल आंसर होगा, क्योंकि 1 फैक्टोरियल तो 1 हो गया, 1 फैक्टोरियल 1 हो गया, 2πi पहले था, f डैश ऑफ -1 की देखो वैल्यू यहाँ से हमने निकाल ली, क्योंकि ये f डैश z निकालना होगा। z के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करो और फिर उसमें z की जगह -1 रख दो, तो f डैश ऑफ -1 आ जाएगा। और f डैश -1 ही हमें यहाँ पर चाहिए, क्योंकि यहाँ पर n की वैल्यू जो है ना वो 1 है, इसीलिए, क्योंकि इससे कंपेयर करेंगे तो n की जगह 1 आएगा। अगर n की वैल्यू 2 होती, जैसे यहाँ पर अगर ये पावर 3 होता, अगर पावर 3 होता तो इससे कंपेयर करते तो n3 आता, n3 आता तो यहाँ पर f2 आता, f2 आता। f2 का मतलब उसे हम 2 बार डिफरेंशिएट करते और फिर f2a निकालते, fna का मतलब n बार करना है डिफरेंशिएशन और फिर a रखना है ना। n की वैल्यू बाई चांस यहाँ पर 1 है तो इजी है, अगर n की वैल्यू 2 होती तो 2 बार डिफरेंशिएट करके फिर a की वैल्यू रखते। n की वैल्यू, हालांकि जनरली n की वैल्यू 1 ही रहती है, बहुत टफ नहीं करते हैं, क्योंकि n की वैल्यू तो 5 भी हो सकती है, 5 होगी तो फिर 5 टाइम करो डिफरेंशिएशन, फिर fna निकालो तो और मुश्किल हो जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों जब पावर ज़्यादा होगी तो एक ये फार्मूला हमें और याद रखना है। देखो अगर n की जगह 1 रखोगे ना तो यही वाला बन जाएगा, n की जगह सॉरी अगर n की जगह 0 रखोगे तो यही वाला फार्मूला बन जाएगा, क्योंकि इससे कंपेयर करो तो यहाँ पर n की जगह 0 है, n की जगह 0 का मतलब कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं करना, और नीचे 0 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा 1, तो ये आ जाएगा। n की जगह 0 का मतलब f0a, f0a का मतलब fa इटसेल्फ, n की जगह 0 लेंगे तो f0a का मतलब fa इटसेल्फ, मतलब कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं चाहिए, खाली fa चाहिए। क्योंकि देखो n की जगह अगर हम इसको इससे कंपेयर करें तो ये पावर कितनी है ना, यहाँ पर देखो पावर कितनी है 1, तो n की वैल्यू 0 हो गई, क्योंकि n को रखेंगे 0 तभी तो पूरे की पावर बनेगी, n को रखेंगे 0 तो नीचे 0 फैक्टोरियल 1 हो गया, और f0a का मतलब fa, देखो वही चीज यहाँ पर आ रही है ना, ऐसे। तो अगर पावर ज़्यादा होगी बच्चों तो ये फार्मूला हमें लगाना है, और इससे हमें अपने क्वेश्चन का बच्चों यहाँ पर आंसर मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो बेटा इस वीडियो में हम लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन किए और एक नया फार्मूला देखो हमने और सीखा। तो देखो कुल मिला के 3 फार्मूले से हमारा काम चलना है, और बाकी फिर कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन के जो मैंने स्टार्टिंग के तरीके बताए थे, यहाँ पर ये फार्मूले क्यों लग रहे हैं, क्योंकि हर जगह जो इंटीग्रेशन ना बेटा में ना क्लोज्ड कर्व में हो रहा है, क्लोज्ड कर्व में। जब इंटीग्रेशन क्लोज कर्व में नहीं होगा तो ये फार्मूले काम नहीं करेंगे, फिर हमें वैसे ही करना पड़ेगा जैसे हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन के स्टार्टिंग के वीडियोस किए थे, वो बहुत इंपॉर्टेंट थे बेटा। ठीक है बच्चों, लिखो जरा जल्दी से इसको। ठीक है बच्चों, तो हम लोग इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नए कॉन्सेप्ट के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।